नमस्कार। आज से हम लोग बायोलॉजी शुरू कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एक तरफ से हम लोगों का आर्ट्स चल रहा है और दूसरे तरफ से हम लोग साइंस लेकर चले। तो आर्ट्स में मैंने आप लोग को जियोग्राफी पूरा पढ़ा दिया है। जियोग्राफी का सारा लेक्चर प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। और ये हम लोग का साइंस का सेक्टर शुरू हो रहा है। अब साइंस में हम लोग बायो से शुरू कर रहे हैं और बायो में यहाँ से लेकर के बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री हम लोग पूरा साइंस पढ़ लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं बायोलॉजी, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान कहने का मतलब कि जीवों के बारे में अध्ययन। जीवों का मतलब क्या कि दो ही तरह के जैसे होते हैं कि दो पार्ट्स में है। एक होता है कि पादप, प्लांट जो होते हैं, पौधे जो होते हैं, वो भी उनमें भी जीव होता है, उनका भी अध्ययन होता है। और दूसरा क्या होता है, जंतु। जंतु मतलब जूलॉजी। तो मुख्यतः जो बायोलॉजी है वो दो ही पार्ट्स में बटा गया है। एक को बोलते हैं जूलॉजी और दूसरे को बॉटनी कहा जाता है। तो दोनों पार्ट्स से हम लोग लेके चलेंगे, दोनों तरफ से लेके चलेंगे। और इसमें कोई भी ऐसा पार्ट्स नहीं है जो जिसको कम आप आंक सकते हैं। दोनों के दोनों इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। दोनों पार्ट्स को पढ़ना उतना ही इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि बायोलॉजी हो, बायोलॉजी को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? मुख्यतः दो भागों में। एक है जिसको बोलते हैं जूलॉजी। जूलॉजी को बोलते हैं जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान, तो इसका एक पार्ट्स लेके चलेंगे हम लोग, इधर से भी पढ़ के चलेंगे। और एक होता है बॉटनी। तो बॉटनी के पार्ट को भी लेके चलेंगे। वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान कभी कभी जनरली ऐसे ही प्रश्न पूछ देता है कि फादर ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, बायोलॉजी का पिता अरस्तु को कहा जाता है। ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिक आए, आपको मिलेगा इसमें क्लासिफिकेशन के बारे में कि जीव जंतुओं को कैसे डिवाइड किया गया है, या वनस्पति को कैसे डिवाइड किया गया है, पूरे बायोलॉजी को कैसे डिवाइड किया गया है। ये सब हम लोग को पढ़ने को मिलेगा। तो हम सबसे पहले लेके चलेंगे बॉटनी के तरफ से। ये बात याद रखिएगा कि बायोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे। अब इसमें देखिए, ये बॉटनी पार्ट को हम लोग लेके चलेंगे। यहाँ से कुछ लेक्चर को लेकर चलेंगे, कुछ लेक्चर यहाँ से लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बॉटनी को लेकर चलते हैं। बॉटनी मतलब वनस्पति विज्ञान, मतलब इसमें पादपों के बारे में, प्लांट के बारे में अध्ययन करना है। और प्लांट में तो कई तरह के प्लांट होते हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आप जानते होंगे कि थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये सभी किस्म होते हैं, प्रकार होते हैं। तो इसमें बॉटनी में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हार्मोन के बारे में, प्लांट हार्मोन के बारे में। सबसे पहले पढ़ेंगे हार्मोन के बारे में। तो हार्मोन क्या होता है? अगर आपसे पूछा जाए कि हार्मोन है क्या, जैसे हमारे शरीर में हार्मोन पाया जाता है, वैसे पौधों में भी हार्मोन पाया जाता है। तो हार्मोन होता क्या है? देखिए, हार्मोन एक केमिकल मैसेंजर है। तो एक रासायनिक संदेश पहुंचाने वाला है। जैसे आप कोई भी चीज़ अनुभव करते हैं तो किसके चलते अनुभव करते हैं? वो एक हार्मोन ही है जो एक जगह से दूसरी जगह संदेश को पहुंचाता है। तो किसी चीज़ को महसूस करना, अनुभव करना, ये सब इस हार्मोन के तहत होता है। तो पौधों में भी यही सब क्रिया होती है जैसे हमारे शरीर में होती है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं और हम लोग हार्मोन के बारे में पढ़ते हैं, प्लांट हार्मोन के बारे में। वनस्पति विज्ञान में हम लोग पढ़ेंगे पादप हार्मोन। पादप हार्मोन को क्या बोलते हैं? प्लांट हार्मोन। अब देखिए, पौधे में कुल कितने प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं? पौधों में कुल 8 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। इस बात को याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा ही जाता है। पौधों में कुल कितने प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं? 8 प्रकार के। पौधों में कुल 8 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा। पौधों में कुल कितने प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं? 8 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। और उन 8 प्रकार के हार्मोन को हम लोग देखेंगे, क्योंकि उसमें कोई भी ऐसा हार्मोन नहीं है जिसको आप छोड़ सकते हैं। 8 के 8 आपको पढ़ना होगा, क्योंकि वो एग्जाम में पूछा जाता है। और सबका अपना अपना खासियत है, सबका अपना अपना खूबियाँ हैं, मतलब अलग अलग कार्य भी है। जैसे पूछ देता है कि कौन सा हार्मोन ऐसा है जो फूल खिलाने में मदद करता है, कौन सा हार्मोन ऐसा है जो फल पकाने में मदद करता है, कौन सा हार्मोन ऐसा है जो वृद्धि हार्मोन है, पौधों को आगे बढ़ाता है, पौधों को हाइट में वृद्धि करता है, पौधे को फ्लोरिश करता है, तो वो कौन सा हार्मोन है। तो ये सब
हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। तो चलिए उन 8 हार्मोनों को देखते हैं, कौन कौन से हार्मोन हैं। नाम भी याद रखना है, नाम भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ऐसे पूछ देता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव में पाया जाने वाला हार्मोन नहीं है, तो इसका मतलब वो प्लांट में पाया जाता होगा। तो चलिए देखिए, इसमें पहला हार्मोन है जिसका नाम है ऑक्जिन्स। ऑक्जिन्स, देखिए ध्यान से देखिएगा, ऑक्सीजन नहीं लिखा है, ये ऑक्जिन्स लिखा है। तो ये ऑक्जिन्स है, ऑक्जिन्स। दूसरा हार्मोन है जिसका नाम है जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन्स, जरूरी नहीं है कि मैं जिस ऑर्डर में लिख रहा हूं आप भी उसी ऑर्डर में याद करेंगे, आप किसी भी तरीके से याद कर सकते हैं, बस एग्जाम में क्वेश्चन बनना चाहिए। तो जिब्रेलिन्स, जिब्रेलिन्स। उसके बाद तीसरा हार्मोन है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन। चौथा हार्मोन है एब्सिसिक अम्ल। चौथा लिख लेंगे ट्राउमैटिन। ट्राउमैटिन, ट्राउमैटिन। देखिए ऑक्जिन्स है, उसके बाद जिब्रेलिन्स, उसके बाद साइटोकाइनिन और उसके बाद ट्राउमैटिन। पांचवा जो हमारा हार्मोन है, पांचवा, ये है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक अम्ल, एब्सिसिक अम्ल इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। इसे एबीसी एसिड भी कहा जाता है। एबीसी एसिड भी कहा जाता है। अगर एबीसी एसिड कहीं दे दिया हो तो आप समझेंगे कि यही हार्मोन है वो एब्सिसिक अम्ल। छठा हार्मोन है एथिलीन। छठा हार्मोन है एथिलीन। छठा हार्मोन कौन सा है, इसे ध्यान में रखना है कि ये प्लांट में पाए जाने वाले, पौधे में पाए जाने वाले हार्मोन है। छठा है एथिलीन। सातवां जो हमारा हार्मोन है, सातवां है फ्लोरोजेंस। फ्लोरोजेंस, फ्लोरोजेंस। और आठवां हार्मोन है कैलिन। आठवां हार्मोन है कैलिन। कैलिन। तो ये ध्यान में रखिएगा 8 हार्मोन को। अब बारी बारी से सारे हार्मोन के खूबियों के बारे में पढ़ते हैं और इनका क्या कार्य है उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले नाम को देख लीजिए फिर से। सबसे पहला है ऑक्जिन्स, उसके बाद है जिब्रेलिन्स, उसके बाद लिखा हुआ है साइटोकाइनिन, उसके बाद है ट्राउमैटिन, उसके बाद एब्सिसिक अम्ल यानी एब्सिसिक एसिड के नाम से जाना जाता है। छठा है एथिलीन, सातवां है फ्लोरोजेंस और आठवां है कैलिन। और बारी बारी से सभी हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे किसके बारे में, ऑक्जिन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बाकी को मैं मिटा देता हूं, बारी बारी से सबके बारे में पढ़ते हैं कि क्या क्या कार्य है इनका। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे ऑक्जिन्स के बारे में। देखिए ऑक्जिन्स एक ऐसा हार्मोन है कि जैसे पेड़ पौधे होते हैं तो पेड़ पौधे की ऊंचाई बहुत ज़्यादा भी नहीं होती है। जैसे अब पेड़ पौधे 500 मीटर 1000 मीटर के नहीं हो सकते हैं। जैसे जैसे मनुष्य में भी ऐसा हार्मोन पाया जाता है कि मनुष्य की ऊंचाई 15 फीट 20 फीट नहीं हो सकती है, मतलब एक लिमिट में होती है। तो कहने का मतलब ये है कि वैसा रोल जो होता है पौधों में हार्मोन का भी होता है कि पौधे में बहुत ज़्यादा वृद्धि ना हो जाए। पौधे की जो टहनियाँ होती है वो बहुत ज़्यादा दूरी नहीं तय कर सकती है। जैसे मान लीजिए पेड़ यहाँ है और 2 किलोमीटर बाद वहाँ उसकी टहनी मिलेगी, ऐसा नहीं है। इन सभी को कंट्रोल करने का काम करता है कौन, ऑक्जिन्स काम करता है। ये एक ऐसा हार्मोन है जो पेड़ के ऊपरी हिस्से में पाया जाता है। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि कौन सा हार्मोन पेड़ पौधे के ऊपरी हिस्से में पाया जाता है तो क्या होगा आंसर, ऑक्जिन्स। तो ये पहला पॉइंट इसके बारे में कि यह पौधे के ऊपरी हिस्से में पाया जाता है। पौधे के ऊपरी हिस्से में पाया जाता है, इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा, पौधे के ऊपरी हिस्से में पाया जाता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट कि यह एक वृद्धि नियंत्रक हार्मोन है। यह एक क्या है भाई, वृद्धि नियंत्रक हार्मोन है। यह एक वृद्धि
नियंत्रक हार्मोन है। वृद्धि नियंत्रक हार्मोन मतलब समझ रहे हैं कि कोई भी मतलब एक बैलेंस बनाकर चलता है। अगर इधर की टहनी ज़्यादा बढ़ रही है तो इधर की टहनी भी उतना ही बढ़ेगी। अब ये नहीं कि इधर की टहनी बहुत ज़्यादा निकल गई, ये मतलब कहने का ये है कि एक होता है ना बैलेंस बना करके वृद्धि करना। पेड़ पौधों में बहुत ज़्यादा वृद्धि को ये रोकने का काम करता है, ये कंट्रोल करने का काम करता है, तो इसे ध्यान रखना है। तीसरा बात इसमें है ऑक्सीजन का कि और ये क्या करता है कि जो पेड़ पौधे पर धूल कण पड़ जाते हैं, खरपतवार जो भी पड़ते हैं उसको हटाता है। मतलब कहने का है कि आप देखेंगे कि सड़क के किनारे या कहीं भी या आंधी में भी पेड़ पौधे पर धूल कण बहुत सारे पड़ जाते हैं। उनको हो सकता है कि वो लद जाए धूल कण से, लेकिन फिर भी वो अपना वृद्धि करते रहते हैं। तो उसमें इसका मेन रोल होता है ऑक्सीजन का। ये खरपतवार को दूर रखता है। तो खरपतवार या जो भी धूल कण होता है उसको दूर करता है। तो ये ध्यान रखना है। ये 3 पॉइंट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। किसके बारे में था ये? ऑक्सीजन के बारे में था। अगला हम लोग देखते हैं दूसरा कौन सा है भाई? दूसरा है जिब्रेलिन्स। देखिए जिब्रेलिन्स का काम क्या है। जिब्रेलिन्स भी एक वृद्धि नियंत्रक हार्मोन है। ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा। जिब्रेलिन्स भी क्या करता है कि मतलब पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करता है। तेजी से अगर कोई पौधा बहुत तेजी से ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब या अगल बगल उसका ज़्यादा विस्तार हो रहा है, तो उसको कंट्रोल करने का काम करता है। तो यह भी वृद्धि नियंत्रक हार्मोन है, वृद्धि नियंत्रक हार्मोन है। दूसरा पॉइंट ध्यान रखेंगे, यह भी वृद्धि नियंत्रक हार्मोन है। और दूसरा पॉइंट, यह बीज अंकुरण में मदद करता है। बीज अंकुरण में मदद करता है। देखिए किसी भी चीज़ का अगर सीड्स है, बीज, किसी भी चीज़ का अगर बीज है, अगर उसको मिट्टी के अंदर डाल दिया जाता है तो कुछ दिन के बाद वो अंकुरित हो जाता है। तो बीजों के अंकुरण में अगर कभी प्रश्न पूछा जाए कि बीजों के अंकुरण में किसकी जरूरत नहीं पड़ती है या किसके ऑप्शंस में, किसके अभाव में बीज अंकुरित हो सकते हैं, तो आंसर होगा प्रकाश। आप देखेंगे कि मतलब जो बीज होते हैं वो मिट्टी के अंदर दब जाते हैं तो उनको प्रकाश नहीं मिलता है, फिर भी वो अंकुरित हो जाते हैं। तो प्रकाश के अभाव में भी पेड़ पौधे अंकुरित हो जाते हैं, मतलब बीज अंकुरित हो जाते हैं उनके। तो इसमें वहाँ पर अंकुरित करने का काम कौन करता है? नमी के साथ हेल्प करता है कौन? तो यह है जिब्रेलिन्स। तो ये ध्यान रखिएगा, जिब्रेलिन्स का ही काम है वहाँ पर बीजों का अंकुरण कराना। तो ये ध्यान रखिएगा, जिब्रेलिन्स का है। तीसरा देखते हैं अगला। तीसरा है साइटोकाइनिन। देखिए भाई साइटोकाइनिन इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका काम क्या है मैं बता दे रहा हूँ। देखिए ये क्या करता है कि जैसे मान लो ये पेड़ हो गया, ये पेड़ है, तो पेड़ों में भी क्या होता है ना कि पेड़ों में ग्रुप ऑफ सेल बनते हैं, ऊतक बनते हैं। मतलब कहने का है कि उसमें भी सेल का ग्रुप बन जाता है, जिसके चलते पौधों में वृद्धि रुक जाती है। आप देखेंगे बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जिनमें वृद्धि ही रुक जाती है, वो सिकुड़ने लगते हैं, वो ऐसे ही रह जाएंगे। तो उनमें क्या करता है कि ये कोशिका, जैसे ये मान लीजिए यहाँ पे ये सभी कोशिकाओं का ग्रुप है, तो ये हार्मोन क्या करता है कि इसको तोड़ता है, इसको तोड़ने का काम करता है। तोड़ करके ये आगे पहुँचता है और पौधे में वृद्धि शुरू कर देता है। मतलब कि ये पौधे के कोशिकाओं को तोड़ता है, सेल डिवीजन करता है और वृद्धि में सहायता करता है। बाकी सब वृद्धि को कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन ये हार्मोन क्या करता है? वृद्धि में सहायता करता है। तो इसे ध्यान रखना है ताकि पौधा छोटा ना रह जाए। तो इसको याद रखना है यहाँ पर एक पॉइंट। या कोशिका का विभाजन कर पौधों के वृद्धि में सहायता करता है। तो इसे ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। यह कोशिका का विभाजन करता है और पौधों के वृद्धि में क्या करता है भाई? सहायता करता है। आगे चौथा देखेंगे।
चौथा नंबर जो हार्मोन है इसका काम क्या है? ये कौन सा हार्मोन है भाई? ट्राउमेटिन। ट्राउमेटिन, देखिए ट्राउमेटिन का काम क्या है? जैसे कोई पेड़ पौधा है, ठीक जैसे मनुष्य के साथ होता है वैसे ही पेड़ पौधे के साथ भी होता है। जैसे आपका कहीं कट फट गया तो वो तुरंत भर जाता है, घाव की तरह घाव जो होता है वो भर जाता है, तो वैसे ही पेड़ पौधे में भी होता है। पेड़ पौधे में आप मान लीजिए कि वो कहीं से टूट गया, उसका टहनी टूट गया, उस पर कहीं कुल्हाड़ी से किसी ने उसको काट दिया थोड़ा सा, तो उसके घाव भी भर जाते हैं। पौधे में भी जख्म होते हैं, वो भी भरते हैं। तो उसके जख्म भरने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है भाई? तो ये है ट्राउमेटिन। जैसे मान लो ये कोई पेड़ है और यहाँ पर इसका थोड़ा सा यहाँ से कट गया, तो इसके जख्मों को भरेगा। मतलब कहने का कि पूरा लकड़ी तो लाकर नहीं भरेगा, लेकिन उसके जो होता है कि वो अपना रासायनिक क्रिया कर सके तो वो यहाँ पर भर देता है। चाहे कहीं भी अगर कोई टहनी टूट गई तो उसको भी क्या करता है कि उसको भर देता है, उसके जख्मों को भर देता है ताकि रासायनिक क्रिया चलती रहे। तो इसे ध्यान में रखना है। ये ट्राउमेटिन का मुख्य कार्य क्या है भाई? तो इसका मुख्य कार्य यही है कि यह पौधों के जख्म को भरता है या मदद करता है। तो इसे ध्यान रखिएगा कि ट्राउमेटिन का मुख्य कार्य क्या है? पौधे के जख्म को, पौधे के घाव को भरना। आगे बढ़ते हैं, चौथा हो गया, पांचवा देखते हैं। पांचवा है एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक एसिड कहते हैं, चाहे एबीसी अम्ल कहिए, एबीसी एसिड। देखिए एबीसी एसिड का मतलब क्या है? ये एक ऐसा हार्मोन है जो अम्ल है, इसे ध्यान रखिएगा। अगर ऐसा पूछा जाए कि कौन सा ऐसा हार्मोन है जो अम्ल है, एसिड है, तो वो कौन सा है? एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड क्या करता है? देखिए पेड़ पौधे में जैसे पेड़ पौधे धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं तो उसमें अनावश्यक क्या होता है कि उसमें पत्तियां लग जाती है। जैसे देखेंगे कि पत्तियां अक्सर हरे कलर की होती है, कुछ पत्तियां पीले कलर की होते होते रेड कलर के होते वो मतलब उसमें समझिए कि हो सकता है कि कोई रोग पकड़ लिया हो, चाहे किसी भी तरीके का अनावश्यक अगर पत्ती उसमें आ जाती है तो उसको विलगन करने का काम करता है, मतलब पेड़ से हटाने का काम करता है, उसको अलग करेगा। तो ये सब काम कौन करता है? एब्सिसिक एसिड का काम है कि ये एब्सिसिक अम्ल जो हार्मोन है वो पौधे से पत्तियों को क्या करता है? विलगन करने का काम करता है। तो इसे ध्यान रखना है। इसका मुख्य कार्य पौधों से पत्ती को अलग करने का काम करता है। तो ये याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि वहाँ पे एक भाषा लिखता है विलगन, कि पौधों से पत्तियों को विलगन करने का काम कौन करता है? तो ये कौन करता है? तो ये एब्सिसिक एसिड करता है। इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगला है छठा हार्मोन। कौन सा है भाई? छठा हार्मोन है कौन सा हो गया? ऑर्गिन्स हो गया, उसके बाद जिब्रेलिन्स हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, एब्सिसिक एसिड, उसके बाद है एथिलीन। देखिए एथिलीन कौन सा हार्मोन है? देखिए यह एक ऐसा हार्मोन है, आप नाम सुने होंगे एसिटिलीन का, एथिलीन का। तो प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन सा हार्मोन ऐसा है जो फलों को पकाने में मदद करता है? तो वो एथिलीन ही तो है, जो नेचुरली रूप से पेड़ पर ही फलों को पका देता है। लेकिन आप देखेंगे कृत्रिम ढंग से भी फल पकाए जाते हैं, तो कृत्रिम ढंग से फल पकाने में एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। तो इसे ध्यान रखना है। एसिटिलीन जो है, एथिलीन, यह एक ऐसा हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। ये पेड़ पौधों में पाया जाने वाला एकमात्र हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में है, ये गैस स्टेज में पाया जाता है। तो इसे ध्यान रखना है। एकमात्र हार्मोन जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है,
दूसरा पॉइंट, यह फलों को पकाने में मदद करता है, तो इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। देखिए, अगर मैं जिस तरीके से जियोग्राफी पूरा समाप्त किया हूँ वैसे ही मैं बायो भी पूरा समाप्त कर दूंगा। आप आराम से पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। एथिलीन एकमात्र हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। यह फलों को पकाने में क्या करता है? मदद करता है। अगला है सातवां है फ्लोरोजेंस का हार्मोन का क्या काम है भाई? देखिए, फ्लोरोजेंस क्या है कि ये फूल को खिलने में मदद करता है। अगर फूल है, आप शाम में देखेंगे कि वो लिपटा हुआ है, मतलब वो अभी खिला हुआ नहीं है, लेकिन सुबह देखेंगे तो फूल खिल गया होता है। तो उसमें कौन सा हार्मोन होता है भाई? तो वो हार्मोन होता है फ्लोरोजेंस फूल को खिलने में ही मदद करता है। तो ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि कौन सा ऐसा हार्मोन है जो फूल को खिलने में मदद करता है। तो इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। यह फूलों को खिलने में मदद करता है, फूलों को खिलने में मदद करता है। इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना है। आगे देख लेते हैं। लास्ट हार्मोन है आठवां हार्मोन है कैलिन। अब देखिए, ये जो कैलिन हार्मोन है इसका काम क्या है? एक बात याद रखिएगा कि कैलिन एक ऐसा हार्मोन है जो ऑलराउंडर है पूरे पेड़ पौधे में। ये पेड़ पौधे के सभी भागों में पाया जाता है। हार्मोन का एक फिक्स होता है कि ये इस जगह पे पाया जाएगा, लेकिन पूरा जो कैलिन है ये पौधों के पूरे भाग में पाया जाता है। इसे याद रखिएगा, ये पूरे पौधे के हर भाग में पाया जाता है, तो इसे ध्यान में रखना है। और ये भी वृद्धि नियंत्रक हार्मोन है। तो वृद्धि नियंत्रक हार्मोन 3 बता दिया मैंने, आप याद रखिएगा, क्योंकि ऑप्शन में ऐसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन वृद्धि नियंत्रक हार्मोन नहीं है, तो तीनों को याद रखिएगा। ऑक्जिन्स एक वृद्धि नियंत्रक हार्मोन है, जिब्रेलिन्स भी वृद्धि नियंत्रक हार्मोन है, और तीसरा कैलिन भी क्या है? वृद्धि नियंत्रक हार्मोन है। उसके बाद चौथा जो ऑप्शन होगा वो आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये कैलिन है, तो कैलिन यह पौधों के सभी भागों में पाया जाता है, सभी भागों में पाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यह भी वृद्धि नियंत्रक हार्मोन है, यह भी वृद्धि नियंत्रक हार्मोन है। तो ये थे आपके 8 प्रकार के जो हार्मोन थे पेड़ पौधे में जो पाए जाते हैं, उसके बारे में मैंने बता दिया। इसे ध्यान में रखेंगे और इसी तरीके से जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ उसी तरीके से आप पढ़ते जाइए। एग्ज़ाम में यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, एक भी प्रश्न आपसे एग्जाम में छूटेगा नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।